दीपक सोपान आलूकी रूपांतरण परिकल्पना एवं डिवीजन चीनी जाना है। मेरा आग्रह है जो लोग ऑडिटोरियम के बाहर हैं वो कृपया आ जाएं। हेलो 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 लीला, ये 12वां नटलीला है और हाजीपुर के लिए ये आखिरी नटलीला है। डॉक्टर साहब हैं, हमारे भी हैं, उसके साक्षी। ये 12वां नटलीला है, 12 वर्ष इसके हो गए हैं। 5 वर्षों का करार था कि 5 वर्षों तक हम लोग नटलीला करेंगे, चूँकि 2 संस्थाएं मिलकर इसको करती हैं, निर्माण रंगमंच और डिवाइन सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पटना। डॉक्टर साहब नहीं आ पाए, वो कल से रहेंगे। 12वां नटलीला है और इसके बाद 24 से यह नटलीला पटना शिफ्ट हो जाएगा। मैं नटलीला के विषय में 2012 में शुरू हुआ। 5 वर्षों के करार संबंध इतने अच्छे रहे हमारे कि ये 12 वर्षों का एक अपना इतिहास बनाया। आसान नहीं होता है वर्ष भर, वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष और 12 वर्ष के संबंध निभा जाए बाहर की संस्था से। तो ये एक्चुअली है कि संजय उपाध्याय के बहनोई हैं डॉक्टर शैलेंद्र। तो बहन एक ऐसी चीज होती है कि वो बांध के रखती है संबंधों को। मेरी समझ से, मधु नहीं आई है, मेरी समझ से यही वजह है कि बहन ने बांध के रखा कि भाई ये संबंध निभाओ, और निभा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शर्मिले हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब का एक छोटा सा बच्चा है रिदम, नहीं शब्द नाम है डॉक्टर साहब के बेटे का, वो भी बहुत प्यारा है। नाल ढोलक बांसुरी बजाता है, संगीत के क्षेत्र में है, चूँकि संजय संगीत से ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनके मैक्सिमम नाटक संगीत में ही है। आप लोगों ने देखा है विदेशिया यहाँ 4 बार हुआ, उगना रे तू पते गिला, उसके बाद और 2-3 नाटक में ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो संगीत से जुड़ाव रहा है और म्यूजिकल मेरी समझ से 4 नाटक संजय के यहाँ म्यूजिकल हुए हैं, जिसमें 4 बार विदेशिया हुआ है। एक बार कचहरी मैदान में वैशाली कला मंच बहुत बड़ा बनाया गया था, हम लोग खूब सेंट्रिंग वगैरह कर। तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नटलीला खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से पटना शिफ्ट हो जा रहा है। एक बार की बात है कि हम लोगों ने नटलीला का 15 दिवसीय आयोजन किया था। वो पटना, हाजीपुर और छपरा में आयोजित था। आप लोग जानते हैं कि बाहर से थी नेशनल टीम 2-3 आई थी, रांची से आई थी, एक हरियाणा हिसार से आई थी, एक दिल्ली से आई थी, और जो बड़ी यंग टीम यहाँ बुलाया गया था। और जो लोग बड़े बुजुर्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान के बड़े रंगकर्मी, उन्हें हम लोगों ने पटना में आयोजित करने के लिए बुलाया था। और छपरा के साथ मिलकर हम लोगों ने किया। तो आज एक ऐसा मौका है कि हमारी संस्था निर्माण रंगमंच यहाँ के लोग नाटककारों का भी नाटक किया है। और मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि इस शहर में अगली बारी अखौरे की है
मैंने बताया कि आपका एक प्ले मैं अगले साल करना चाहूँगा। और एक और खासियत है हमारे भिखारी बाबा की कि हम जिस दिन जिस भी तारीख को शुरू करते हैं, चाहे वो 12 दिसंबर हो, 8 दिसंबर हो, 14 दिसंबर हो, 20 दिसंबर हो, 27 दिसंबर हो और आज 29 दिसंबर हो, उसी दिन ठंड बढ़ जाती है। पता नहीं क्या वजह है भिखारी बाबा हम लोगों को हाँ ये आशीर्वाद देते हैं कि इस ठंड में भी गर्मी बनाए रखें। तो आज ठंड पड़ गई। आज से पुष्पम ने पूछा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ये कंबल हटा दो। तो हमने बोला कि आज से ठंड बढ़ जाएगी। और जब सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले तो ठंड काफ़ी बढ़ी हुई। काफ़ी लोग आना चाह रहे थे, दूर दूर से, सोनपुर वगैरह से भी आना चाह रहे थे। और आज दूसरी खुशी है कि फारूकी साहब, सामान फारूकी, एक उर्दू साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम, गज़ल, नज़्म, शेर व शायरी। मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि जब भी कोई उम्दा गज़ल, नज़्म लिखते थे फारूकी साहब, तो गुलजार साहब कमेंट करते थे। ये हमारे इस शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब गुलजार साहब लिखते थे तो भाव, नमाजी, बहुत ही उम्दा और ज़हीन शायर थे वो। हमारे से उनका संबंध बहुत पुराना, बचपन से। उनके बच्चे, बड़ा बच्चा साहिब, वो हमारे गोद में खेला है, और भी बच्चे तो और छोटे ही हैं। लेकिन इस बात का एक दुख है कि कहने के बावजूद उन बच्चों का जिनकी वजह से, फारूकी साहब की वजह से जो नौकरियां कर रहे हैं, वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आया। ये खटकता है। ये इतने अच्छे इंसान, इतने शालीन इंसान, इतने बुजुर्ग और नामचीन इंसान। अभी मैं बता रहा था कि जब ये नज़्म और गज़ल लिखते थे तो गुलजार साहब कमेंट करते थे, और गुलजार साहब जब लिखते थे तो फारूकी साहब कमेंट करते थे। बहरहाल ये अच्छी स्थिति है। दुनिया में इंसान अकेले आया है, अकेले जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम याद करते हैं, उनमें से फारूकी साहब हैं। मैं अब सीधा मंच की तरफ अपना रुख अख्तियार करता हूँ। बीएम जी कहाँ हैं? आज ये उपस्थित हैं। अनवरपुर शहर, अनवरपुर जगह जहाँ वो रहते थे वर्षों, मैंने भी कम से कम 40 कार्ड तो वहाँ बंटवाया था। मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ हमारे मददगार हैं, तो वो हमारे पास सामने हैं। मंच की तरफ और आमंत्रित करता हूँ अपने संस्था के वरिष्ठ रंगकर्मी विठल नाथ सूर्य जी को कि वो मंच पर आने और मंच संभालें। विठल नाथ सूर्य। आज फिर से एक बार इस निर्माण रंगमंच का हिस्सा होने के नाते आपके बीच मैं विठल नाथ सूर्य यहाँ सभागार में बैठे हुए तमाम आगत अतिथि, गार्जियंस, मित्र बंधु, माताएं बहनें, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और
आज बहुत ही जो नाटक को सजाया संवारा गया है, इसके पीछे की बहुत सारे इतिहास होते हैं, बहुत सारी होती है। आज की जो नाटक आपके बीच हैं, निर्माण रंगमंच हाजीपुर वैशाली की ओर से, जैसा कि शीर्षक पता ही है, चिराग जलने दो। और हमारे गुरुवर उस वक्त मैं स्टूडेंट हुआ करता था राजनारायण महाविद्यालय का, पढ़ा तो नहीं, लेकिन उस सत्र में हमारी भी उपस्थिति दर्ज होती थी राजनारायण महाविद्यालय में। और सर की बहुत मैंने नाम सुना और पढ़ने का मौका नहीं मिला है, क्षमा याचना सहित, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं उनको पढ़ूंगा। और क्योंकि स्टेज संचालन अपना काम है, धर्म है, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मुझे मिलने वाली है। तो आज जो नाटक होना है चिराग जले दो, सोबान फारूकी सर का लिखा हुआ, और निर्देशक हमारे नाटक गुरु क्षितिज प्रकाश जी के निर्देशन में आज प्रस्तुति होगी। तो सबसे पहले हम निवेदन करेंगे सर से। आज जो हमारे सर यहाँ जो मुख्य अतिथि पधारे हैं, आपने सैयद मिसबाउद्दीन अहमद साहब से हम गुजारिश करेंगे, और ये सबसे पहले ये हमारे भिखारी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हो, क्योंकि जो हमारी जो स्थितियाँ हैं, भिखारी ठाकुर के अवसर पर आज त्रिदिवसीय नटलीला का आयोजन हुआ है। और हम अपने गुरुवर से गुजारिश करेंगे कि 1-2 मिनटों के लिए संभावित हो तो यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो जाए, और उसके बाद आगे के लिए सब लोग का निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि सर आप मंच पर आए। सैयद मिसबाउद्दीन अहमद साहब, डॉक्टर आरिफ हसन वस्तवी साहब, आप वस्तवी साहब आप मंच पर आएंगे। आदर सहित सम्मान के साथ मंच पर आवाज लगा रहे हैं हम सर को। सर आप मंच पर आ जाएं। सर मंच पर पधार चुके हैं, और सैयद मिसबाउद्दीन अहमद साहब और डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया सर को हम आवाज लगाएंगे। सर आप मंच पर आए। वीरभूषण जी, हमारे सर लोग का जो सम्मान है वो सम्मान और करतल ध्वनियाँ भी आ रही हैं। और सैयद मिसबाउद्दीन अहमद और हमारे डॉक्टर साहब कार्यक्रम में जरूर शिरकत करते हैं। मैं देख रहा हूँ 3-4 वर्षों से ये सांस्कृतिक इस नाटक के कार्यक्रम को गति देने में सर का बड़ा योगदान है, और सुधी श्रोता होने के नाते सर आते हैं और अपने दिल की बात, मन की बात हम लोगों को बजा देते हैं। और ये सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हमारा आज का जो नाटक है नटलीला 2023 प्रारंभ हो, उससे पूर्व जो हमारा दीप प्रज्वलन अनवरत रूप से चले, और अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं।
आज के मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का यदि अस्पति को हवा स्वयं प्रकाशमान होने का एक प्रतीक और के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द साथ से हम गुजारिश करेंगे कि आशीर्वचनों के 2 शब्द और अपने दिल की बात, मन की बात, क्योंकि पता चला है कि बहुत ही अच्छी जानकारी सर के पास है, तो हम लोगों के पास भी शेयर हो जाए कुछ बहुत सारी चीजें। शुरुआत यहीं से हो रही है। इस समारोह में उपस्थित अतिथिगण एवं श्रोतागण, आज की का ये समारोह, आज की ये महफिल प्रोफेसर सुभान फारूकी साहब मरहूम के ताल्लुक़ से है, जैसा कि मुझे बात बताई गई। आज के इस प्रोग्राम की इत्तला मुझे परसों अपने अजीज जनाब नसर रहमान के ज़रिए परसों रात में खबर मिली कि मैंने आपका नाम दे दिया है और आपको कहना भूल गए थे हम, इसलिए माजरत है कि आपको यहाँ आना। तो मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से पटना से आ रहा हूँ और रास्ते से यहाँ आ गया हूँ, वो अपनी इलाज रखने के लिए नहीं, इनकी इलाज रखने के लिए। इनको इतना एतमाद था, इतना भरोसा था हम पर कि इन्होंने मेरी तरफ से दावत भी दे दी, दावत कबूल भी कर ली और मुझे मदऊ भी कर लिया। तो अपने अजीज़ों का ख्याल रखना भी बुजुर्गों को कभी ज़रूरी हो जाता है। फारूकी साहब के नाम से कुछ लोग वाकिफ हैं, अवगत हैं, और कुछ लोग नहीं भी हैं। जो हमारे जो नई पौध है हमारी, जो हमारे छात्र छात्रागण हैं, उनको उनके ताल्लुक से जानकारी नहीं होगी। तो सुभान फारूकी साहब ने उनका परिचय देने के लिए मुझे मदद किया गया है यहाँ। जैसा कि हम लोगों को ये मालूम है कि प्रोफेसर सुभान फारूकी साहब आरएन कॉलेज में के डिपार्टमेंट उर्दू में HOD होकर के रिटायर किया था उन्होंने। अनवरपुर में उनका आवास था और फिर जीवन का अंतिम क्षण, जिंदगी का आखिरी लम्हा भी उनका इसी अनवरपुर में ही गुजरा और अनवरपुर की मिट्टी में ही वो सपुर्द खाक भी किए गए। सुभान फारूकी साहब दरभंगा के लहरिया सराय दुखो पट्टी के वहां 3 अक्टूबर 1940 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम, उनके वालिद का नाम अब्दुल मालिक था। अब्दुल मालिक साहब भी उर्दू के अच्छे मजमून निगार थे। तो फारूकी साहब को अपने वालिद से वो ज़ौक़, वो शौक़ शायरी की, नस्लनिगारी का वही मिला और उन्हीं के ज़ेर साया उनका ये शौक़ परवान। फारूकी साहब ने
शफी मुस्लिम हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन और सीएम कॉलेज दरभंगा से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। 1962 में वो गोपालगंज के एक कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए, लेकिन उनको ऊपर वाले ने पैदा किया था हाजीपुर के लिए, इसलिए हाजीपुर की जो कशिश थी, जो मोहब्बत थी, उनको यहाँ खींच लाई। और 1963 में प्रोफेसर सोबान फारूकी साहब आरएन कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया और फिर वो हाजीपुर के ही होकर रह गए, यहाँ तक कि मैंने बताया कि वो यहीं की मिट्टी के सपुर्द भी हो गए। ये 1963 से लेकर के 2000 तक उसी कॉलेज में थे और वहीं रिटायर किए थे। इसी बीच में 2011 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे के साथ हज का सफर किया था और ये 3 आदमी का ये काफिला हज के लिए मक्का और मदीना गया था। उसके बाद हर आदमी के जिंदगी का एक न एक दिन अखीर होता है, तो उनका भी अखीर होना ही था। तो दिसंबर के आखिरी दिनों में, 2017 के दिसंबर के आखिरी दिनों में वो बीमार हुए। वो शायर की हैसियत से थी, लेकिन वो शायर के अलावा बहुत अच्छे ड्रामा निगार भी थे। उनके लगभग आधा दर्जन ड्रामे रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पटना से नष्ट हुए, स्टेज किए गए, फिर कई हिंदुस्तान के कई रिसाले और पत्रिका में वो छपे। लेकिन सबसे बड़ी पहचान उनकी थी बहैसियत शायर के। और सोबान फारूकी साहब की बात हो और उनका शेर आपको न सुनाया जाए और सुनना सुना जाए। मिट्टी ही सही हाथ जो आ जाए उसका, मिट्टी ही सही हाथ जो आ जाए उसका, हम दाम लगा देते हैं सोने के बराबर, हम दाम लगा देते हैं सोने के बराबर। होठों पे तबस्सुम है, होठों पे तबस्सुम है मगर आंख में आंसू, होठों पे तबस्सुम है मगर आंख में आंसू। ऐसी तो हंसी होती है रोने के बराबर, ऐसी तो हंसी होती है रोने के बराबर। आगे सुना जाए कि फासले बरकरार है यूं ही, वक्त आकर पलट गया शायद। फासले बरकरार है यूं ही, वक्त आकर पलट गया शायद। मछलियां तैरती हैं खेतों में, मछलियां तैरती हैं खेतों में, पानी दरिया का घट गया शायद, पानी मुर्दा समझते रहे, मुझे लोग मुर्दा समझते रहे, तो मैंने भी तन को हिलाया नहीं। मुझे लोग मुर्दा समझते रहे तो मैंने भी तन को हिलाया नहीं। अब मजा गम के फल का, मजा गम के फल का लगा मुंह को यूं, मजा गम के फल का लगा मुंह को यूं, शजर और कोई लगाया ही नहीं। एक गजल थे, 4 शेर सुनिए। दिल में कुछ कुछ होता है, दिल में कुछ कुछ होता है, तभी तो कोई रोता है। दिल में कुछ कुछ होता है, तभी तो कोई रोता है। सच ही कहा है लोगों ने,
खोने का अफसोस नहीं, है जो लिखा सो होता है जो लिखा सो होता है। और काटता है हर शख्स यहाँ, काटता है हर शख्स यहाँ। उसके बाद क्या होगा बता सकते हैं? काटता है हर शख्स यहाँ, फसल वही जो बोता है, फसल वही जो बोता है वही काटता है। और एक उनकी खेत में मछली तैरे, खेत में दरिया फले अनाज, मछली तैरे खेत में दरिया फले अनाज, 2 टके का आदमी सर पर धारे ताज, 2 टके का आदमी सर पर धारे ताज। रहने को कुटिया नहीं, रहने को कुटिया नहीं कहलाएं महाराज, रहने को कुटिया नहीं कहलाएं महाराज। लूटे धन सरकार का, लूटे धन सरकार का और चलाएं राज। कल का नामी माफिया, कल का नामी माफिया दिखे सिपाही आज, कल का नामी माफिया दिखे सिपाही आज। कल की बात को भूलकर सर पे बैठाए समाज। और आखिरी शेर है कि नीम हकीम खतरे जान, सबको जानता है, ये बहुत ही मशहूर कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, आधा हकीम जो होगा वो जान लेकर रहेगा। नीम हकीम खतरे जान को भूल गए सब आज, नीम हकीम खतरे जान को भूल गए सब आज। नाई नाई चीरे पेट को, पेट को नाई चीरे पेट को दाई करे इलाज, नाई चीरे पेट को दाई करे इलाज। यह है सुभान फारूकी साहब की शायरी। वो शायरी नहीं है बल्कि उनके एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, उनके तजर्बात हैं, जिसको उन्होंने महसूस किया और अपनी खुले आंखों से देखा। ऐसी उम्दा शायरी करने वाला इंसान, ऐसी उम्दा शायरी करने वाला इंसान अब हमारे दरमियान नहीं है। उनके जाने से जो क्षति हुई है उर्दू साहित्य जगत की, बिलखसूस शहर हाजीपुर की, उसकी तलाफी की अभी कोई सूरत नजर नहीं आती है, दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, वक्त नहीं है वरना मैं उन पर देर तक रोशनी डालता। वह आखिरी बात सुन लीजिए। बहुत रोका, बहुत रोका मगर माने कहाँ सुभान फारूकी, बहुत रोका मगर माने कहाँ सुभान फारूकी, गए घर छोड़कर जाने कहाँ सुभान फारूकी। बहुत बहुत आभार। वक्त की नज़ाकत की वजह से हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और अगले सर से हम गुजारिश करेंगे 2 शब्द जब हुआ तो फिर कोरम हो जाए। निर्माण रंग मंच के सदस्यगण और यहाँ सभा में उपस्थित श्रोता और दर्शक, मैं धन्यवाद देता हूँ कि निर्माण रंग मंच के सदस्यगणों ने मुझ जैसे कम इल्म को यहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित किया। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने महान उर्दू साहित्यकार सोबान फारूकी की लिखे नाटक का मंचन आज इन लोगों ने करने का प्रोग्राम बनाया है और अभी आप लोग कुछ देर में उसको देखेंगे। समय अधिक हो चला है और हम लोगों को नाटक भी देखना है। चिराग जलने दो, क्योंकि सोबान फारूकी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनवारुल हसन वस्तवी साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की। अब आप लोग इस नाटक को देखेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। और शब्द कहें और नाटक की हम शुरुआत करें। आज चिराग जलने दो, उसके पहले डॉक्टर साहब। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। नाटक में जो लोग रुचि रखते हैं वो लोग अवश्य आते हैं। इस संस्था से मैं नाटक शुरुआत हुआ इनकी अम्रपाली कलामंच जो थाना के सामने था वहीं से चलता था और वहाँ से फिर यहाँ आया और लगातार ये सामाजिक रूप से जो भी सक्रिय समस्याएं हैं, भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ हो, जिनका भी लिखा हुआ हो, ये सारे करते आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में अधिक देर तक नहीं रहूँगा क्योंकि नाटक का समय हो गया है। आप लोग नाटक देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। और हम अपने अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे और नाटक की जो शुरुआत है, नाटक की शुरुआत की जाए। और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना जुड़ी हुई थी और बड़ी शालीनता से, बड़े ही क्या ही घटित ऐसी हुई कि एक हिंदू बच्ची की शादी होती है और फिर वो अपने गांव जाती है, लेकिन पुनः वापस लौट के आती है तो फिर वहाँ से कारवां ये हिंदू मुस्लिम एकता की निखर के बिखर के आती है और वहाँ से चिराग जलने दो की जो कहानी है, कथानक है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो आइए हम सीधे लिए चले निर्माण रंगमंच हाजीपुर वैशाली की ये शानदार प्रस्तुति और जिसके हमारे लेखक शौवान फारूक। पूरा गांव बहुत दूर नहीं है, पास भी है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ और सलीम अच्छा तो सुनो, मैंने कहा कि गांव दूर नहीं, लेकिन रात होने को है, इंसान है और तुम्हारे साथ खट दिया है तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कि खाना वाना खा के और सो जाओ, कल सुबह चले जाओ। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, पर काम तो तकलीफ होगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है। आपकी बातों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा बाप, ये किन मंजूर का होगा?
नजदीक आता है तो ये परिंदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लगता है कि इसके साथ मेरा कोई खास रिश्ता है। हाँ बेटे, तुम कुछ कह रहे थे। बाप, मैंने पूछा ये किन बुजुर्ग का मजाक है? अच्छा दरअसल जी, मुझे ऐसे फकीरों में हकीकत है पता। अच्छा तुमको पीरो और फकीरों की हकीकत, बहुत अच्छी बात है। और आज तो सबों का मन ही मर गया है। नहीं बाप, मैं इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता। जिसमें सब कुछ नहीं होता तो तुम्हें आज भी चिंता है। हाँ ये जरूर है कि तर्क के गर्भ में मन के शीशे को धुंधला कर देता है। वाह 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 बेटे, मेरा मन खुश हो रहा है। जब से तुम आए हो तब से चारों तरफ एक अजीब सी रुमानियत फैल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। बाबा, मैंने आपसे बुजुर्ग के बारे में जानने की दरख्वास्त की, पर कोई हल न हो तो बताइए ना। अरे बेटे हर्ष क्या होता है? देखो मैंने कहा था कि तुम 16 वर्ष पर चले जाना। फिर कभी मैंने मिलाया तो इत्मीनान से बैठ कर इनके विषय में लंबी बातें। बाबा, आप जैसे लोगों का दीदार मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। मैं सोते ही लोगों को खोना नहीं चाहता। आप एक बुजुर्ग का किस्सा जरूर सुनो। अच्छा सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अभी तुमने समनपुरा के बारे में पूछा था ना? जहां तुम बैठे हो वो समनपुरा ही है। दरअसल ये समनपुरा और चमनपुरा ये दोनों गांव, दोनों टोले रंगबाग के टोले थे। जैसे ये दोनों गांव हैं जिसमें बड़ी शानदार चीजें हैं बेटे। मेल मुस्लिम और हिंदू का एक नायाब नमूना है। जैसे किसी बाप के 2 कलेजे और किसी माँ के 2 बेटे। क्या दिन थे वे, जानते हो? हिंदू और मुस्लिम दोनों एक धागे में बंधे हुए थे, एक धागे में। बड़ा ही गजब का मेल मिलाप था। मोहब्बत जो है चारों तरफ फैली और हिंदू और मुस्लिम एक साथ जीते थे, एक साथ मरते थे। मजहब खुशबू और रंगों में बदस्तूर गोती लगाते रहते थे। क्या जमाना था। बस छोटी सी खुशी हो और हिंदू और मुस्लिम शांति का परचम, अमन का परचम फहराते रहते थे। क्या दिन थे, काश तुम इन दिनों होते तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता। बाबा, आपकी बातों में तो चाय ठंडी हो गई। अच्छा
फिर से बन जाएगी। ले लो ठंडी चाय लेंगे, मत का मन है तो आपने भी अरे रघुनाथ दादा, इसी वजह से तो हम सभी यहाँ जम के बैठे हैं। अगर तूने शैतानी की तो तेरे बाप के कान खींचूंगा। रहमान दादा, कौन सी रवि दारू, लाल या हरी? अरे मुझे से चोटियां करने चला है। हाँ, बात को तेरा शिकायत करता हूँ। आप तो शाम को घर जरूर आइएगा और आप सब भी। अरे जरूर आएंगे। हाँ, ठीक है काका, आइएगा। सारे बंदे बर्बाद करना। अरे गाँव भर का पूरा खा जाएंगे हम लोग। अरे हो गए हैं ये बच्चे। अरे चले हैं दादाओं को दावत देने। अरे इसके घर जाने के लिए हम बुड्ढों को दावत की जरूरत है, और वो भी होली में।
आज कुछ तो खिला दिया था। अरे कुछ खा ही नहीं रहा है। अरे क्या अच्छा अरे बार बार हमसे मजाक करते रहते हैं। अब देखिए इस उम्र में भी हम मजाक के लायक। हाँ एक दिन बाहर थे रहमान चाचा के घर गए थे, तो चाची थी ही इतनी सुंदर, हम ऐसे घूरे जा रहे थे। चाचा कह रहे हैं कि निकाह कर ले चाची से। चाची से बड़ा कौन निकाह करता है? अरे लड़की बड़की हो तब तक कोई बात न जमे। अरे भाई ये दसिया किसी बातों को छोड़। अरे कुछ खा क्यों नहीं रहा? देख बच्चों, अभी जनाने खाने में जाकर भाभी जान से शिकायत कर दूंगा, सब कुछ चुपचाप बच्ची की तरह करने लगेगा। अरे बच्चे के सामने बेइज्जती करता है। अरे भाई रहमान, अरे इलायची तो खा ही लिया, अब क्या हाथी को लगाऊंगा। अरे इतनी सी बात काम छोड़कर भी बोल सकता था। देख तू चाहे मेरे जितने अनाज के दाने बचा ले, लेकिन तेरे यहाँ पतीली की पतीली चमच ना कर गया तो भी कुछ कहना मत। अरे भाई जरा हमें ये बताइए, पिछले वर्ष इस मौके पर कोई न कोई कार्यक्रम हुआ है कि नहीं? इस बार होनी चाहिए कि नहीं? मगर देखिए कमबख्ती रहमान भाई बचपन से ही इतना कंजूस है, बाढ़ कोरोना और सुखाड़ और पता नहीं क्या क्या कोरोना रोके रहता है। देखिए मैं इस गांव का मुखिया हूँ, अरे हूँ कि नहीं? अपने दरवाजे पर चौकियां लेकर आइए और मंच बनाइए और मैं देखता हूँ कि आखिर क्या हो सकता है। अरे ला भाई चौकी ठीक है। अरे ला भाई ला। ठीक है आपको बता दें कि आज के दिन ही छपरा के स्टेडियम में गुलजार साहब भी एक मुशायरे में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारे फारूकी
साहब शिरकत करेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए मैं गुलजार साहब को, फारूकी साहब को मंच पर बुलाता हूँ। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए फारूकी साहब का। हाज़िरीने हरजान आए हुए तशरीफ रखे हुए मेरे मित्रगण को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ मुखिया जी का, जिन्होंने इस मौके पर कुछ गज़ल पेश करने का मौका दिया। तो मैं बिना वक्त जाया करते हुए आप सबों के बीच एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरा खलिया, मैं उसको वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, रिहाती लहरा पूर्वीता, मैं जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी श्याम, जहाँ की श्याम सलोनी श्याम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मुसलमान और बहुत उम्दा। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मुखिया जी से और रहमान दादा से कि वो आए और फारूकी साहब की चादर पोशी करें। जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि फारूकी साहब चंद शब्दों से महफिल गुलजार करें। ऐसे तो बड़ी मुश्किल है अपनों से सम्मान पाना, जो आप लोगों ने मुझे शायद कुछ लगता है कि कहीं और मुझे मिल सकता है, और समय की कमी के कारण मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। फिर कभी अगर वक्त मिला तो 2-4 घंटे बिताएंगे। मिलते हैं, ठीक है।
साहब आए और तहसील में जाना तुम्हारा बहुत बहुत। अरे भाई रहमान, शुक्रिया की क्या जरूरत, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा ये बताओ कि पोती की शादी क्या था? अब क्या बताऊँ ना, अरे लोगों ने कहा कि गाँव में बड़ी बड़ी लड़की हम लोगों को बिल्कुल पसंद है। अब पता नहीं क्या बुराई है हम गाँव वालों में, हम सभी तो रोटी कपड़ा दूध फल सब्जी और यहाँ तक कि मकान के गेट तक मुहैया करवाते हैं शहरियों को। देख भाई, शहर वाले या गाँव वाले गलत नहीं होते, गलत होती है उनकी सोच और उनके विचार। देख तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है हीरा, नदी के पार के गांव का रहने वाला है। अरे दिखवाड़ा हाई स्कूल का हेडमास्टर था। मैं तुम्हें उसका पता और उसके नाम एक खत लिख दूंगा। रहन सहन सब में ही मोटा है, लड़की अच्छी और परिवार अच्छा चाहिए उन लोगों को। मेरी नजर में मेरी पोती के लिए यह रिश्ता बन जाए। तुम्हें भी मुबारक हो। आओ आओ बेटा। हमें जल्दी है अपनी बातें करके। और पोती जी, सुना है आप जर्मन में और आई है? बहुत अच्छा, मगर हम लोग यहाँ खड़े खड़े तुम्हें भगाने की साजिश कर रहे हैं, गुस्ताखी माफ हो।
मुखिया हूँ। आज तक कभी भी अन्याय नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। देखिए, मुझे तो ये कोई बारी साजिश लगती है। नहीं नहीं, आप ही की पोती अपने गांव में बहुत नाजायज हुआ है, बहुत नाइंसाफ। आप लोग शांत हो जाइए। अरे हुआ क्या है, हम सोचे समझे और विचारे, ऐसे हम किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? अरे ये सबके सब हमारे भाई बंधु हैं। अरे भाई बंधु है तो ये ऐसे हरकत करेंगे, लूट लेंगे हमें। मुखिया जी, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप अपनी पोती से पूछ लीजिए। हाँ पूछ लीजिए। जी रहमान बाबा, वो बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, परंतु विश्वास नहीं हो रहा। या अल्लाह, या परवरदिगार, यह कैसा खेल है तेरा। आज मेरे बच्चे मुझे ही नंगा कर रहे हैं। बेटी, मुझे जो सजा देना चाहती हो तुम, सुने आप सब। वो जो नौजवान अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी जगह मैं मरने को तैयार हूं। ऐ मुखिया, सुन रहे हो ना तुम? मार डाल मुझे, मार डालना। मैं अमन और शांति के लिए मारो 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 मारो।
क्या करूँगा? मैं थक गया हूँ। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है।
पल याद करता हूं तब मन बहुत उदास हो जाता है, बहुत उदास। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ बेटे, बहुत कुछ। ये मजाक, ये मजाक नस्सों का है। तो ना मजाक, हाँ, नसरुद्दीन नाम था इसका। मुहब्बत और कुर्बानी की बेमिसाल। सरला बहन और अशोक का क्या नाम? सरला नस्सों के गुजरने के बाद 3 महीने जिंदा रहे और अशोक तुम्हारे सामने। आप अशोक हैं? हाँ। मैं तो आपको कोई मजाक समझता हूँ। मजाक नहीं तो हूँ इस कब्र का। बाबा, आप कितने अजीम, कितने महान। काश ऐसे दिन भी हम लोगों को देखना नसीब होता। हाँ बेटे, मजाक ही करता मैं कर रहा हूँ नशों में अपना। इसे मैं अपनी आंसुओं से धोता हूँ। इस पर पड़े दर्द को अपने पलकों से बुहारना, अपने पलकों से। सवेरा हो गया, चढ़ा कुछ बदू। नहीं बेटे, अभी सूरज कहाँ है? अभी तो अंधेरा बहुत गहरा है, उजाला तो अभी बहुत दूर है। शराब जलने निर्माण रंगमंच की कलाकार अपना अपना परिचय। मैं तरुणेश कुमार, निर्माण रंगमंच। मैं सोनू कुमार हनी, निर्माण रंगमंच लाइट्स पे था। जी मैं योजना से जुड़ा निर्माण रंगमंच हाजीपुर वैशाली, BN सूर्या। मैं आलोक कुमार कृष्ण, निर्माण मंच से। मैं प्रदीप कुमार, निर्माण रंगमंच। मैं गौतम कुमार, निर्माण रंगमंच। मैं रविशंकर पासवान, कोरस की भूमिका में। मैं सुधा वर्मा, दुल्हन की मां के रोल में। मैं अनुपमा राणा, निर्माण रंगमंच, अशोक की बात। मैं बबलू सुता, निर्माण रंगमंच। मैं अमर सिंह, निर्माण रंगमंच, मुखिया के रूप में। मैं मुस्कान परवीन, मुजफ्फरपुर से, दुल्हन की सहेली के रूप में। मैं प्रितांशु घटक, संगीतकार के रूप में। दुल्हन के रूप में। मैं मंगेश कुमार, निर्माण रंगमंच, रहमान की भूमिका में। न नफरत न मैं प्रशांत कुमार, निर्माण रंगमंच, हाजीपुर।
संतोष कुमार, आप सभी देख ही रहे हैं सभी की भूमिका में। एक बहुत ही जोरदार ताली हो जाए इस नाटक को परिचालन इस नाटक के निर्देशक वरिष्ठ सुधीर प्रकाश जी को दी। आप सुधीर प्रकाश इस नाटक के निर्देशक। मैं सुधीर प्रकाश और आप थे वीरभूषण, वही रंगकर्मी हैं, भारतेंदु से वो ट्रेंड हैं लखनऊ से। इस बार इनका दरभंगा लाके स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है। ये वर्धा में रंगकर्म से रिसर्च कर रहे हैं। और मैं बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जिनकी पहली प्रस्तुति है, उनकी छुट्टियों पर क्षमा करेंगे, धीरे धीरे ये परिपक्व होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फारूकी साहब चाहते थे कि मैं इस मंचन को देख पाऊँ। इस मंचन को हमें करना था स्टेडियम में, लेकिन ठंड पड़ गई। इसको बिल्कुल लाइव करना जैसे हम लोगों ने वहाँ होस्ट किया था। परंतु आज हमारे बीच फारूकी साहब नहीं थे, लेकिन उनका आशीष आशीर्वाद मेरे साथ है। इस नाटक के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये रेडियो रूपक था, बहुत प्रचलित रेडियो रूपक था। मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैं इनके पीछे पड़ गया। 10 साल लग गए, 10 साल लग गए उनके पीछे पड़ के इस नाटक को तैयार करने के लिए। और जब तैयार हुआ तो 10 दिन में यह नाटक तैयार हो गया। फिर मैंने उसका रूपांतरण किया। उन CD होता था तो वो सारे डिमोलिश हो गए थे। उन्होंने मुझे बाकायदा राइट दिया कि बिना इस नाटक के कंटेंट के हार्ट को छेड़े इस नाटक की प्रस्तुति आप करेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर दूसरे फॉर्मेट में जाऊँ, उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आप दूसरे फॉर्मेट में इस पर काम करें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि 21 साल हो गए इस घटनाक्रम। जब तैयारी हमने शुरू की तो वो गुजर गए, मुझे बड़ा दुख है। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस नाटक को देखा। 3 दिवसीय ये नाट्य महोत्सव में कल पटना की प्रस्तुति है। यह प्रस्तुति भी बिल्कुल जीवंत है, ये तो हमारी घटनाओं पर आधारित है। ये कोरोना में जो इंसान को झेलना पड़ा उस पर आधारित यह नाटक है। और उससे पहले 15 मिनट का एक आयोजन है, वो है बाल विवाह। बाल विवाह कुछ बातें करेंगे स्वर्गीय कन्हैया शुक्ला सेवा संस्थान उनकी तरफ से। और परसों भिखारी जी को समर्पित उनका लिखा हुआ नाटक भाई विरोध है, तो आप अवश्य आएँ। आज कब का लिखा उन्होंने 1936 में उन्होंने लिखा था, उसका मंचन 40 में हुआ था। और आज भी वो कंटेंट जिंदा है। भाई भाई बाप, जो संबंधों में जो दरार है, उस दरार पे वो एक बहुत हंसते खेलते एक दर्दनाक नाटक है। तो आप सब आए। और इससे पहले मैंने एक बात कही थी कि ये नटलीला आखिरी नटलीला है, ये 12वां नटलीला चल रहा है। 2012 से हम लोग इसको कर रहे हैं और ये पटना से हो जा रहा है। हाजीपुर से ये पटना से हो रहा है। फिर हम लोग आगे करेंगे। एक वीरभूषण हैं हमारे बीच वीरभूषण जी हैं। इनकी संस्था 7 तारीख को बहुत क्लासिक नाटक कर रहे हैं, जिसको आप देख पाएंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखित हुई जो महाकाव्य है इसी मंच पर, और वो दिन में प्रस्तुति है। प्रस्तुति 2:30 बजे से होगी। उससे पूर्व यहाँ के वरिष्ठ विद्वान हैं डॉक्टर ब्रज कुमार पांडे, उनका सम्मान समारोह है। और 2:30 बजे से 4:30 बजे हम लोग इसलिए रखा है कि वो ठंड का मौसम है, दिन में ज़्यादा लोग आए। 7 तारीख को रविवार है। बिल्कुल
कविता है और शुद्ध हिंदी की कविता है। सारी पंक्तियां कविता में लयबद्ध है, अभिनेता लयबद्ध है, गंभीर प्रस्तुति है। उस दिन मैं विशेष रूप से भी सबसे आग्रह करूंगा कि मोबाइल की गतिविधि होती है वो ना हो, लेकिन आप आइए। छोटे बच्चे को तो लाने के लिए नहीं कहूँगा, कोई डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अगर बड़े छात्र भी हैं, महिलाएं हैं, जो उसको जरूर लाइए। कम से कम आप दिखलाइए कि कविता का रंगमंच और तब भी कर्ण के जीवन के माध्यम से समाज की में जो भेद है उस पर प्रहार करता हुआ राष्ट्रकवि दिनकर की एक अद्वितीय, अद्भुत, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि साहस के तौर पर अकल्पनीय वो रचना है, जिसके सारे सर हमारे अभिनेता जो भी 10 दिनों से वर्कशॉप कर रहे हैं, बिहार के कई जिलों से आकर यहाँ रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए, उन्हें आप देख पाएंगे। तो अच्छे दर्शकों ये तो आपसे आग्रह होगा कि गंभीरता से इस नाटक को देखने के लिए आप सभी 7 तारीख को आए। नाटक का नाम रश्मि रथी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी।